डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत है और मैं गुजरात के वडोदरा शहर का रहने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने बारे में जानकारी देता हूँ। मैं यहाँ पर लगभग 5 साल पहले आया था। मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ पर आया था और वो काम करना चाहता था जिसका मुझे हमेशा से शौक था। जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था ना, तभी से मुझे खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक पड़ गया था। माँ के साथ मैं खाना बनाया करता था और अच्छा खाना बनाया करता। अपने दोस्तों को भी घर में बुलाया करता, उन्हें स्वाद चखा था, लेकिन वो खाना तो अच्छा कहते, मेरा मजाक बनाते। अरे लड़कियों वाले काम कर रहा है, लड़कों वाले काम करना, आजा हमारे साथ खेलने चल। लेकिन मुझे खाना बनाना हमेशा से पसंद था। ऐसा नहीं था कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं थी, मैं लड़का ही था, मुझे लड़के पसंद नहीं थे, लेकिन मुझे खाना बनाना पसंद था। मेरे दोस्त कहा करते थे, तू मीठा है, तुझे लड़के पसंद है, इसीलिए वो मेरा बहुत ज़्यादा मजाक बनाया करते थे। इसीलिए धीरे धीरे अपने दोस्तों से दूरी मेरी बनती गई और मैं खाने के करीब आता गया। नया नया खाना ढूंढना, उसे कैसे स्वादिष्ट बनाना है, मैं सीखता जा रहा था। इसके बाद मेरी शादी हुई और मेरी बीवी को मेरा खाना सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा था। पहली बार कोई ऐसा मिला था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी। मेरी वो सारी ख्वाहिशें, मेरे सारे शौक़ उसे भी पसंद थे। वो तो मेरे हाथ का खाना खाकर कहती, आपसे अच्छा खाना कोई बना नहीं सकता। आप इसे ही शौक़ से आगे निकलकर काम में क्यों नहीं बदलते? आप साधारण नौकरी कर रहे हैं, आपको बिजनेस करना चाहिए, आप खाना अच्छा बनाते हैं। इसीलिए 5 साल पहले मैं वडोदरा में अपनी बीवी के साथ आया था। एक छोटी सी किराए की दुकान, वहाँ पर नमकीन बनाकर हम बेचा करते थे। मेरे हाथ का स्वाद जब लोगों को पसंद आने लगा, छोटी सी दुकान थी, भीड़ इतनी ज़्यादा रहती कि वहाँ खड़े होने की जगह तक नहीं होती। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती, लेकिन फिर भी मैं लगन के साथ काम करता रहा। आपको गर्मी परेशान नहीं करती, कुछ भी परेशान नहीं करता। आपको परेशान करता है अपने मनपसंद का काम ना करना। अगर आप काम वो कर रहे हैं जो आप हमेशा से करना चाहते हैं, गर्मी हो या ठंड, आप मज़े से वो काम करते रहेंगे। 2 सालों में वो किराए की छोटी सी दुकान बड़े शोरूम में बदल गई थी। कमाई भी अच्छी हो रही थी। इसी के साथ यहाँ काम करने वाले 10 लड़के थे, हाथ बटाया करते थे और अब पहले की तरह मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। बड़ी बड़ी मशीनें ले ली थी, रेसिपी मैं सिखा चुका था और पीछे नमकीन के पैकेट हम तैयार करते और आगे भीड़ जल्दी ही निकल जाती। भीड़ पूरा दिन रहती, कमाई अच्छी होने लगी थी। 3 सालों में वो बड़े शोरूम से मैंने बहुत बड़ा घर बना लिया था। शायद महंगे इलाके का सबसे अच्छा घर मेरा ही था। आस पड़ोस के वो लोग भी घर को देखकर चला करते थे, क्योंकि वो तारीफ नहीं करते थे, लेकिन दूर से आए लोग यही कहते, इस इलाके का सबसे अच्छा घर आपका ही है। तब मुझे पता लगने लगा था, मेरे आस पड़ोस वाले मुझसे जलते हैं, लेकिन मैं बनिया हूं ना, सिर्फ रुपए ही नहीं कमाता, रिश्ते भी कमाता हूं। आस पड़ोस वालों को कैसे खुश करना है ये मैं जानता था। खाने की चीज़ें उनके पास ले जाओ। गुजरात के लोग खाने को मना बिल्कुल नहीं करते। कुछ ऐसे खाने पीने वाले गिफ्ट लेकर जाओ तो उनके दिल भी खुल जाते हैं, फिर खुलकर वो दोस्ती निभाते हैं। इसी तरह वो पड़ोसी जो मुझसे जल रहे थे, प्यार से मैंने अपने बना लिए थे। अब इस इलाके में सबसे ज़्यादा खुश शायद मैं ही था। मेरे घर में ज़्यादातर भीड़ लगी ही रहती। एक तो घर बहुत ज़्यादा बड़ा था, कमाई भी अच्छी हो रही थी, इसीलिए मैं घर में कभी कभी खाना भी बनाता। रविवार के दिन मेरे घर में भीड़ लगी ही रहती। जितने भी आस पड़ोस के दोस्त थे ना, मेरे घर में आए होते। तंदूर लगाया होता और मैं उन्हें नई नई चीज़ें बनाकर खिलाता।
और वो कह रहे होते, दुकान पर तुम इन चीज़ों को क्यों नहीं बेचते यार, नई नई डिश बना ली है तुमने। मैं भी काफ़ी खुश होता और मैं उन्हें कहता, तुम अभी ये चीज़ टेस्ट कर रहे हो फ्री में, बाद में बहुत महंगी बेचूंगा मैं। इस तरह मजाक चलता ही रहता। कई बार मेरे घर के आगे मांगने वाले भी बहुत आते और मैं किसी को भी 1 रुपया, 10 रुपये, 50 रुपये देने से मना नहीं करता। हर बार जो मेरी जेब में होता मैं उन्हें कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर देता, भगवान का इस तरह से जैसे मैं शुक्रिया कर रहा था। लेकिन कहते हैं, आप जब अपनी जेब से धन को बिना मतलब के बाहर निकालने लगते हैं ना, तो भगवान आपके पास किसी ऐसे को भेजता है जो आपको एक शिक्षा देता है। लेकिन ये शिक्षा इतनी भयानक होने वाली थी, मैं नहीं जानता था। मैं अपने घर के दरवाजे रविवार वाले दिन तो खुले ही रखता था। उस दिन भी दरवाज़ा खुला ही था। वक्त सुबह के 6 बजे का था। मैं बाहर गार्डन में बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था। कोई ना कोई पड़ोसी आ ही जाएगा। सुबह सुबह हम बातें करेंगे, उसके बाद आज के दिन क्या करना है इस बारे में सोचेंगे। सुबह सुबह मैंने देखा गेट से सीधा अंदर एक अजीब सा आदमी आ रहा था। गले में कई मालाएं पहनी हुई थी, लंबे बाल थे उसके और जैसे चमड़े के कपड़े पहन रखे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई तांत्रिक हो। सीधा चला आ रहा, मेरे करीब से गुजर गया। मैं उसकी तरफ देख रहा, कौन हो तुम? मेरी बात का उसने जवाब नहीं दिया था। सीधा घर के अंदर गया, इधर उधर देखने लगा। फिर मैं भागकर उसके पास गया। मुझे लगा कोई चोर तो नहीं। सीधा भागते हुए जब मैं उसके पास पहुंचा, पीछे कंधे पर हाथ रखकर मैं कहने लगा, भाई साहब, यहाँ अंदर कैसे घुसे जा रहे हो? आपको पता होना चाहिए ये किसी और का घर है और बिना इजाज़त आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। फिर वो मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, मैं घर के अंदर बेवजह नहीं जा रहा था। हर चीज़ की एक वजह होती है। मुझे ये घर बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्या तुम मुझे ये घर दोगे? मैं हंसने लगा, हाँ हाँ ले लीजिए, काफ़ी महंगा है, आप खरीद पाएंगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी चीज़ को खरीदता नहीं। धन भौतिक होता है। तुम जैसे तुच्छ मनुष्य इस धन के लिए लड़ते हो, लेकिन इसके कोई मायने नहीं है। मैं धन के बदले ये घर लेना नहीं चाहता। मैं मुसीबत के बदले ये घर लेना चाहता हूँ। तुम्हारी मुसीबतें सारी मेरी, ये घर में काफ़ी मुसीबतें होंगी ना। मैं हंसने लगा, देखिए बाबा जी, ये ऐसी वैसी बातें मुझ पर चलने वाली नहीं, मैं इन पर यकीन नहीं करता। तब वो तांत्रिक मुझे कहने लगा था, तुम इस पर यकीन नहीं करते, इससे इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता। तुम अपनी मर्जी से ये घर मुझे देते हो या मैं तुमसे छीन लूं, बताओ। मैं उसकी आंखों में चेतावनी महसूस कर रहा। मुझे आ गया गुस्सा। देखिए, आप घर के अंदर आए हैं और मैंने अब तक किसी को बुलाया नहीं। खुशकिस्मती है आपकी। निकल जाइए यहाँ से, देखिए निकल जाइए। तब वो अजीब तरह से मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, कहीं भी जाता हूँ खाली हाथ नहीं निकलता, तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। मैं देखने लगा, आखिर क्या दूँ इसे। वैसे घर आए किसी को भी मैं खाली हाथ जाने नहीं देता। जब मेरा मन ना हो 5-10 रुपए तो मैं दे ही देता हूँ। मुझे लगा इसे कम ही दूंगा, काफ़ी अकड़ू है। जेब से 10 रुपए का नोट मैंने जैसे ही उसकी तरफ बढ़ाया, उसने भी बड़ी तेज़ी से 10 रुपए का नोट लपका। लेकिन जैसे ही उसकी उंगली मेरी उंगली को छुई, जैसे सुई चुभी हो मेरी उंगली में, अचानक मैंने हाथ पीछे कर लिया। ये क्या आपने क्या मारा मेरे? तब उस तांत्रिक ने कहा, हाथ खाली है मेरे, कुछ नहीं मारा मैंने। ये अंगूठियां हैं ना मेरी उंगलियों में, ये अंगूठियां बहुत ज़्यादा हैं, शायद कोई चुभ गई होगी। मुझे काफ़ी बुरा लगा। उंगली से थोड़ा सा खून निकला था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट बड़ी अजीब लगी। फिर मैं उसे कहने लगा, देखिए तांत्रिक बाबा, निकलिए, आप यहाँ पर रुक नहीं सकते, आपको जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर जाना होगा। मैं उसे खींचकर वो आगे वाले गेट से बाहर ले गया। उसके बाद मैंने वो गेट बंद कर दिया। अमूमन मैं गेट को बंद नहीं करता, और वो भी रविवार को जब मेरे दोस्त यहाँ पर आने वाले हों। लेकिन वो तांत्रिक ने परेशान सा कर दिया था। मैं भी उसे पीटना नहीं चाहता था, उसे बाहर फेंकना नहीं चाहता था, किसी को बुलाना नहीं चाहता था। खुद ही उसे बाहर खींच कर ले गया, गेट कर दिया बंद। उसके बाद वो नज़र नहीं आया।
लगभग आधे घंटे बाद मेरा एक पड़ोसी मेरे घर आया था। जैसे ही मैंने उसके लिए गेट खोला, वो कहने लगा, क्या हुआ, तेरे कपाट बंद कैसे हो गए? भाई तू कहा करता था घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, आज तेरे घर के दरवाजे बंद कैसे हो गए? मैंने उसे पूरी बात बताई। यार एक तांत्रिक आया था, परेशान कर रहा था, पहले तो घर मांग रहा था। वो कहने लगा, घर? तांत्रिक पागल हो गया था? घर मांग रहा है, 5 रुपए 10 रुपए मांग, खाने की चीज मांग, घर मांगने वाली चीज होती है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे 10 रुपए दिए। पता नहीं जाते जाते क्या चुभा गया मेरी उंगली में, कह रहा था अंगूठियां बहुत ज्यादा पहनी हैं। तब मेरा पड़ोसी कहने लगा, तू ऐसा कर यार, दरवाजा बंद रखा कर, गेट बंद रखा कर, बैल कोई बचाएगा, फिर किसी को अंदर आने देना, ऐसे किसी को सीधा अंदर मत आने देना। अगर तेरी जो बेटी है उसे कोई नुकसान पहुंचा देता, देख तेरी छोटी सी तो बेटी है और तू भी घर के गार्डन में बैठा था, वो सीधा घर के अंदर घुस गया, अगर ऐसे तेरी बेटी को कुछ चुभा देता फिर। अब उसकी बातें मेरी समझ में आ रही थी। मैंने भी उसको कहा, हाँ यार माफ़ करना, अब से मैं गेट बंद रखा करूँगा, अगर तुम में से कोई आना चाहे तो फ़ोन कर देना, बेल बजा देना, मैं खोल दूंगा, लेकिन ऐसे मैं गेट को खुला नहीं रखूँगा। उसने कहा, बिल्कुल सही यार, ऐसे बंद रखा कर, कोई अनजान घर के अंदर घुस सकता है। अब सुबह का वक्त था, कोई भी जागा हुआ नहीं था, तुझे पता तो है सब यहाँ पर लेट ही उठते हैं, शनिवार को सब पार्टी कर रहे होते हैं तो रविवार के दिन थोड़ा लेट हो जाते हैं, अपना ध्यान रखना। उसके बाद हम गार्डन में बैठे इसी तरह से बातें करते रहे। पूरा दिन घर में बहुत ज़्यादा मस्ती की, लेकिन बार बार मुझे चक्कर से आए जा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार हो रहा हो। उसके बाद मैंने कुछ दवाई खाई, सही महसूस होने लगा। मैं दोस्तों को मायूस नहीं करना चाहता था, कुछ बनाकर खिलाया, और जैसे ही शाम का वक्त हुआ धीरे धीरे एक एक करके वो पड़ोसी घर से जाने लगे। घर बिल्कुल खाली था। उसके बाद समय था मेरा अपने परिवार के साथ समय बिताने का। उसके बाद मैं अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ टीवी देख रहा था। वो सामने एलसीडी दीवार पर लगी हुई थी। अचानक उस एलसीडी के ऊपर एक छिपकली आ गई। हर घर में छिपकली तो होती ही है, उसे जितना बाहर निकालने की कोशिश करो कहीं ना कहीं छिप जाती हैं। इस बार भी वो छिपकली जैसे उस टीवी के बिल्कुल ऊपर थी। मैं बार बार उसे देखे जा रहा, मेरा ध्यान तो उस तरफ जा रहा था। शायद मेरी बेटी और मेरी बीवी का ध्यान उस तरफ नहीं गया था। मेरी बीवी और मेरी बेटी बिल्कुल एक जैसे ही हैं। दोनों छिपकली या कॉकरोच दोनों से ऐसा डरते हैं कि भागकर सीधा बेडरूम में चले जाते हैं। मुझे कई बार कह चुके हैं इस छिपकली को बाहर निकालिए, लेकिन मैं कैसे निकालूं? कई छिपकलियां हैं जो बड़े घर में मौजूद हैं, कई कॉकरोच जैसे किनारों में छिपे हुए होते हैं, जितना मारो फिर से जैसे नए बनकर आ जाते हैं। ये छिपकली भी धीरे धीरे छलांग लगाकर एलसीडी स्क्रीन के ऊपर आ गई। ये तो कोई प्रोग्राम चल रहा था टीवी पर, तभी उनका ध्यान उस पर था। अचानक जब ध्यान छिपकली पर गया, मेरी बीवी तो छलांग लगाकर उस सोफे पर बैठ गई और कहने लगी, छिपकली छिपकली, मारो उसे, भगाओ उसे। मैं देखे जा रहा था। मेरी बेटी जो कि 4 साल की थी वो भी चीखें मारने लगी थी। अब मैं क्या करता? जब परिवार वाले इस तरह से चीखें मारने लगे तो डर तो लगता है, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। मैं भी पास से वाइपर लेकर आया और जैसे ही उस छिपकली को उस टीवी के ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा, मैंने देखा पहली बार छिपकली मेरी तरफ भाग कर आई थी। अमूमन अगर आप दीवार पर छिपकली को मारेंगे तो वो भागना शुरू कर देती है, कहीं जाकर छिप जाती है। लेकिन वाइपर से जैसे ही मैंने छिपकली को मारकर दूसरी तरफ फेंकने की कोशिश की थी, वो तो छलांग लगाकर वाइपर पर आ गई। उसके बाद धीरे धीरे डंडे से मेरी उंगली पर चढ़ना चाहती थी। मैं छिपकली से डरता बिल्कुल भी नहीं, लेकिन थोड़ी घिन तो आती है ना। कहते हैं उसकी चमड़ी पर थोड़ा जहर होता है, उसे छूने पर आपको किसी तरह का रिएक्शन हो सकता है और छिपकली का वो जहर खाने में पड़ जाए, आप बीमार हो सकते हैं और मर भी सकते हैं। इसीलिए किसी छिपकली को छूना सही बात नहीं होती। सीधा उंगली की तरफ भागी, मैंने वाइपर नीचे फेंक दिया। फिर मैंने देखा नीचे गिरकर भी छिपकली मेरी तरफ भागी आ रही। मैं 2 कदम पीछे हटाकर कोई और चीज़ ढूंढ रहा था जिससे उसे मारकर दूर फेंक पाऊं। पास में एक नोटबुक पड़ी थी, वो मेरी बेटी की थी। मैंने हाथ में पकड़ी, छिपकली को उठाकर दूर फेंका, लेकिन वो उस तरफ नहीं भागी, मेरी तरफ भागी आई बहुत करीब। अचानक मैंने सोचा कि ये अब
उस नोटबुक से दूर जाने वाले नहीं। 2 बार मैंने और फेंकी, वो गई नहीं, मेरी तरफ भाग कर आने लगी। मेरी बीवी और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तब मुझे लगा अब इसे पकड़ कर ही फेंकना होगा। डरने की कोई बात नहीं, आकर मैं हाथ अच्छे से धो लूँगा। मैंने हाथ से छिपकली को पकड़ने की कोशिश की। उसने छलांग लगाई और मेरी उंगली पर काटना चाहा। आपके जानकारी के लिए बता दूं, छिपकली काट नहीं सकती। उसके मुंह में दांत नहीं होते। छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है। अगर वो काटने का बहाना भी करे, आपको ज़रा भी दर्द नहीं होगा। बस मुंह खोलेगी, बंद करेगी। ज़रा सी कोशिश डराने की। मेरी उंगली उसने इस तरह से पकड़ रखी थी जैसे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो। बार बार काटने की कोशिश कर रही। दर्द ज़रा भी नहीं हो रहा था। मैंने नीचे से पकड़ रखी थी, लेकिन वो बार बार काटती जा रही। मैं देख रहा, ये छिपकली पागल हो गई है, कर क्या रही है। उसके बाद मैं उसे पकड़कर बाहर लेकर गया, लेकिन वो बार बार जैसे अपने मुंह को खोलती बंद करती मेरी उंगली को काटना चाहती थी। दांत नहीं थे, इसीलिए शायद मैं बचा रहा। पहली बार पागल छिपकली देखी थी। पास की दीवार के पास गया मैं। घुमाकर मैंने बाहर मारा। देखा सड़क पर भागी इस तरफ आ रही थी। मैं काफी ऊपर से उस दीवार से देख रहा क्या कर रही है, लेकिन तभी एक कौवा आया, उस छिपकली को वहीं से उठाकर ले गया। हिल रही थी, तड़प रही थी, लेकिन उससे छुटकारा मिल गया था। मैं ऐसे छिपकली को मारना सही नहीं समझता। कीड़ों को भी मैं नहीं मारता। पकड़ में आ जाए तो बाहर फेंकता हूँ, लेकिन बाहर जाकर अगर मर जाए तो उसकी किस्मत, मेरा क्या कसूर। जैसे ही मैं घर के अंदर आया, मैंने देखा वहां पर मेरी बीवी फिर से सोफे पर चढ़ी हुई और नीचे 3 छिपकलियां अलग अलग कमरों से, अलग अलग रंग की, अलग अलग आकार की, जैसे वहीं सोफे के आसपास छलांगे लगा रही थी। वो सोफे पर चढ़ना चाहती थी और मैं देखे जा रहा। हो क्या गया है घर में, छिपकलियों को हो क्या गया है। उसके बाद मैंने वाइपर से उन्हें मारना शुरू कर दिया। मैं उन्हें दूर फेंक रहा था, ऊपर से मार रहा था। कुछ तो अधमरी सी हो गई थी, लेकिन एक थी जो सोफे पर चढ़ गई। उसने मेरी बीवी पर छलांग लगाई थी। मेरी बीवी की टांग को जैसे अपने मुंह से पकड़ने की कोशिश की थी। छोटा सा मुंह था, लेकिन मांस को जरा सा जकड़ा। मेरी बीवी तो ऐसे चीख रही जैसे उसे सांप ने काट लिया हो। छिपकली को हाथ से पकड़ा मैंने, बाकी 2 छिपकलियों को भी उठाया, एक लिफाफे में अच्छे से बंद कर दिया और बाहर जाकर फेंक कर आया, ताकि वो अब इस तरफ आ ना पाए। मैं देख रहा था वहां सामने पेड़ पर वो जो कौवा था ना, जिसने अभी अभी उस छिपकली को उठाया था, खाया था, वो जैसे उसे खाकर वहीं बैठा हुआ अजीब नजर से मेरी तरफ देखे जा रहा। इस समय अंधेरे में कौवे इस तरह शिकार नहीं करते, लेकिन वो दीवार के पास मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे अलग सा हो। उसके बाद उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। कौवा भी जैसे पागल सा हो गया था, बार बार मेरे करीब आ रहा, मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा अपने पंजों से। मैं सीधा घर के अंदर भाग गया। घर के अंदर के सारे दरवाजों को बंद किया, खिड़कियों को बंद किया, ताकि वो अंदर ना आ पाए। मेरी बीवी पूछ रही थी ये छिपकलियों को हो क्या गया था। मैंने कहा पता नहीं, आजकल क्या हो गया है इन्हें। आज जैसे सारी छिपकलियां पागल हुई पड़ी थी। और मैंने बाहर कौवे को देखा। कौवा मुझे इस अंधेरे में मारना चाहता था। वैसे ऐसे पंछी रात के वक्त तो सोए हुए होते हैं। मेरी बीवी ने कहा हाँ। मेरी बीवी बहुत ज़्यादा डरपोक है। वो कह रही थी कुछ किया तो नहीं हमारे घर पर, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। मैं थोड़ा सा सोच में पड़ा, फिर अपनी बीवी को कहने लगा नहीं ऐसी चीज़ें नहीं होती, बेवजह डरे मत जाओ। देखो अपने कमरे में जाओ, मैं अभी आता हूँ, ज़रा हाथ पैर धो लेता हूँ और तुम भी अपनी टांग को धो लो। वो छिपकली उस पर जैसे चढ़ी हुई थी। मेरी बीवी ने अपनी टांग को धोया, मैंने अपनी बाजू धोए। उसके बाद हम सीधा बेडरूम में चले गए। वो बेडरूम में रात 12 से 1 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार मैं सोचे जा रहा था आखिर ये छिपकली आज अलग सा बर्ताव क्यों कर रही थी। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, मैं दुकान पर पहुंच गया। पहले तो सुबह सुबह शरीर बिल्कुल सही था, लेकिन दोपहर तक मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार चढ़ने लगा था। मेरा काम अब बैठने वाला था। मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठा रहा, लेकिन 4 से 5 बजे के करीब अपने आप बुखार उतर गया और मेरी उंगली पर जो जख्म था वो भी जैसे अपने आप ठीक हो गया। पहले थोड़ा थोड़ा जैसे दर्द हो रहा था। पता नहीं उसकी कौन सी अंगूठी थी जो इतनी तीखी थी कि उंगली में जख्म कर दिया। अब मुझे उस तांत्रिक के बारे में ख्याल भी आ रहा था।
मैं सोच रहा था घर में जो कल हुआ वो तांत्रिक के कारण तो नहीं हुआ, तांत्रिक ने कुछ कर तो नहीं दिया। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, ऐसी चीजें थोड़े ना होती हैं, पागल होते हैं ये तांत्रिक, कुछ नहीं करते। बेवजह जो गरीब लोग होते हैं ना उन्हें लूटते हैं, और गरीब तो बेवकूफ होते हैं, बेवजह किसी को भी ऐसे रुपए दे देते हैं वो काम करवाने के लिए जो हो ही नहीं सकता। शाम को 6:30 बजे मैं घर आया था। मेरी बीवी ने खाना बनाया हुआ था। भले ही अच्छा खाना मैं बनाता था, लेकिन फिर भी अपनी बीवी के हाथ का खाना खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। बड़े प्यार से बनाती थी। फिर हम कुर्सियाँ लगाकर, टीवी लगाकर वो डिनर खाने लगे। कुछ समय आराम से खाना खा रहे थे। अचानक ऊपर वाली मंजिल की एक खिड़की पर एक आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कांच टूट गया हो। मैं घबरा गया। किसी ने पत्थर तो नहीं मारा, ऊपर कुछ रखा तो नहीं था, कांच की कोई चीज़ टूटी लगती है, और वहाँ तो खिड़की है ना, कुछ खिड़की तोड़ने वाली चीज़ तो नहीं थी वहाँ। मेरी बीवी ने कहा नहीं। मेरी बेटी भी मेरी आंखों की तरफ देख रही थी। भागा मैं सीढ़ियों से सीधा ऊपर। जैसे ही मैं उस कमरे की लाइट जलाकर देख रहा, वो खिड़की टूटी हुई थी। बाहर से अंदर की तरफ कुछ मारा गया था और खिड़की टूटी। अंदर एक मरा हुआ कौवा पड़ा था, जैसे अपने आप उड़ता हुआ कौवा उस खिड़की पर टकराया हो और अंदर पड़ा तड़प रहा था। उसकी आंखों से खून निकल रहा। मैंने उसे पकड़ा। उसके बाद मैं नीचे लेकर आया, अपनी बीवी को सब कुछ बताया कि ऐसा हुआ है। फिर मैं कौवे को बाहर डस्टबिन में फेंक कर आ गया। वो मरने ही वाला था। चोंच उसकी टूट चुकी थी, आंखों में कांच पड़ चुका था, मौत करीब थी उसके। लेकिन मैं सोच रहा, रात के अंधेरे में उड़ता हुआ ये कौवा इस तरह से खिड़की से कैसे टकराया? यहाँ जानवरों को रात को हो क्या रहा है? जैसे छिपकली, कल कौवा भी ऐसा ही था, ये वही कौवा तो नहीं था। उसके बाद जैसे ही मैं घर के अंदर आया, सामने वाली वो खिड़की जो लकड़ी की थी उस पर भी ठक की आवाज़ आई। मैं करीब जाकर देखने लगा, एक उड़ता हुआ कौवा जैसे दीवार के पास उस खिड़की से टकराया था। फिर मैं ऊपर देखने लगा। ध्यान मेरा आसमान में गया। आसपास कितने कौवे हैं? बाहर से अपने घर के ऊपर बैठे 100 से 150 कौवे देखे थे मैंने। मेरे होश उड़ गए। ये क्या, पूरे घर पर कौवे ही कौवे? इतने ज़्यादा कौवे यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने देखा कुछ कौवे उड़ रहे थे और वो गोल गोल हमारे घर के इर्द गिर्द घूमे जा रहे। वो दृश्य जब मेरी बीवी ने देखा था, मेरी बीवी के रोंगटे खड़े हो गए। घबराहट के मारे वो बेहोशी हो गई थी। उसके बाद मैं उसे बेडरूम में लेकर गया, थोड़ा पानी पिलाया। बाहर से कौवों की आवाज़, इतनी ज़्यादा कौवों की आवाज़, पड़ोसी तक परेशान हो गए थे। फ़ोन लगा रहे थे, पूछे जा रहे थे छत पर क्या रखा है, कुछ रखा है जो इतने ज़्यादा कौवे आए हुए? मैं कह रहा मैंने क्या रखा है? उसके बाद वो कह रहे छत पर जाकर देखो, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कौवे इतने ज़्यादा ऊपर घूम रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं छत पर नहीं जाने वाला। कल एक कौवे ने मुझ पर हमला किया था। मेरा एक पड़ोसी मेरे घर में आया, मुझे उसने इस तरह से हौसला दिया कि मैं उसके साथ ऊपर छत पर गया था। छत पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई, कौवे ही कौवे, लेकिन किनारों पर बैठे हुए। बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके इर्द गिर्द वो घूम सके। आसमान यहाँ से देखने में ऐसा लग रहा जैसे चांद के इर्द गिर्द वो घूम रहे हों। चांद बिल्कुल बीच में था, उसके इर्द गिर्द घूम रहे कौवे, जो कि हमारे घर के इर्द गिर्द भी उसी तरह से घूम रहे। ये दृश्य देख मेरे पड़ोसी ने कहा था, यार मैं जा रहा हूँ, मुझे लगता है तेरे घर पर किसी ने कुछ किया है, शायद कुछ ना कुछ तो है तेरे घर में। मैं निकला, तू खुद देख। वो मेरे घर से भागता हुआ अपने घर की तरफ गया था। कौवे इतने ज़्यादा, अब धीरे धीरे कौवे मेरे करीब आ रहे, मुझे मारने की कोशिश कर रहे। मैं सीधा भागा छत से नीचे की ओर। नीचे पहुंचकर मैंने देखा खिड़कियों से बाहर कौवे बार बार जैसे उड़ते हुए आते, खिड़कियों पर टकराते। चारों तरफ के कांच को उन्होंने तोड़ दिया था। जो ज़मीन के पास वो मोटा कांच लगाया था, टकराए कई कौवे थे, कई कौवे मरे थे, लेकिन कांच तोड़ नहीं पाए। वो रात कितनी भयानक थी। कौवों की आवाज़ आती ही रही। पूरी रात हम सो नहीं पाए थे। सुबह देखा घर के इर्द गिर्द लाशें, कौवों की इतनी लाशें कि लगभग 7 लोग लगे थे वो कौवों को साफ करने के लिए। सुबह सुबह सड़क की सफाई के लिए जो लोग आते वो सवाल पूछ रहे थे, क्या हुआ आपके घर में, इतने कौवे क्यों मरे पड़े हैं? आपने कुछ खाने की चीज़ तो नहीं डाली थी जहरीली? मैंने कहा नहीं। मेरा पड़ोसी गवाह था, रात को क्या हुआ।
कई और गवाह भी थे जो अपने घर से ये सब देख रहे। पहले उनकी समझ में कुछ नहीं आया था। सुबह पड़ी कौओं की लाशें देख उन्होंने कहा था, कुछ गड़बड़ है आपके घर में, ध्यान रखिए, आपको पूजा पाठ कराना चाहिए। घर में किसी तरह की कोई काली शक्ति तो नहीं आ गई, घर अशुद्ध तो नहीं हो गया। वो रात बड़ी मुश्किल से गुजरी थी। अगले दिन मैं समझ गया था ये कोई साधारण काम नहीं है, कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है इस घर में। मुझे किसी बाबा की मदद लेनी चाहिए, शायद किसी काले जादू का काम हो सकता है। मैंने हमारे इस इलाके के पास एक नया बाबा आया हुआ था जो कह रहा था किसी भी तरह के भूत प्रेत के लिए मुझसे संपर्क करें। एक पेड़ के नीचे जैसे वो बैठा ही रहता, किसी का इंतजार करता हुआ। कई लोगों की मदद की थी उसने, कई परेशान लोग, इसीलिए उसका आसपास नाम बहुत ज़्यादा हो गया था। एक ही महीने में इतना नाम कमा बैठा था। मुझे लगा वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। जब मैं उसके पास गया था, दूर से देखकर ही मुझे कह दिया था, तेरे घर में काला जादू हुआ है, तेरे घर में काला जादू हुआ है जिसका असर तुझ पर भी नज़र आ रहा है। उसकी ये बातें सुनकर मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन मुझे यकीन हुआ कुछ लोग भविष्य देख सकते हैं, आपका मन पढ़ सकते हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा था, आपको मेरे घर में आना होगा, आप जो मांगोगे मैं दूंगा। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लोगों की मदद मैं धन के लिए नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है किसी से रुपए लिए होंगे? मैंने सुना था सच में वो किसी से कुछ नहीं लेता। वो मेरे घर भी आया था, उसके बाद अलग अलग जगह घूमता रहा पूरा दिन। दिन के वक्त पूरी तरह से शांति होती मेरे घर में। उसके बाद मरे हुए वो कौवे, वो छिपकली की बात, उसको मैंने सब कुछ सच बता दिया था। फिर वो कह रहा, अब यहाँ काला जादू काटना होगा, तुम्हें जो मैं कहता हूँ वो बोलना होगा। उसने जैसा जैसा कहा मैं बोलता गया। उसने लाल रंग की गुड़िया घर के बिल्कुल बीच में रखी थी। एक एक करके उस पर सुई मारता जाता, जो वो बोलता मैं वैसा वैसा बोलता जाता। मुझे वो भाषा नहीं आती थी, पता नहीं बंगाली में कुछ कह रहा था, लेकिन वो जैसा जैसा कहता मुझे वैसा वैसा बोलना था। उसके बाद उसने कहा था, काला जादू काट दिया मैंने तेरे घर का। किसी न किसी ने काला जादू बड़ा भयानक किया था, लेकिन असर खत्म होने में समय लगेगा। तुझे अब कोई कौवा नजर नहीं आएगा, कोई छिपकली नजर नहीं आएगी, घर में शांति रहेगी। लेकिन काला जादू किया है ना, उसका असर थोड़ा थोड़ा दिखता रहेगा। डरना मत, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू जहां पर रहता है, जहां पर सोता है, जिंदगी साधारण बिताना, डरना मत। नकारात्मक ऊर्जा डर के साथ बढ़ती चली जाती है। उसने सांत्वना दी थी तो मैं मान गया। मैं उसके बाद वो रात इंतजार कर रहा था कोई ऐसी चीज हम पर हमला तो नहीं करेगी, लेकिन हमला नहीं हुआ था। उस रात कुछ अजीब हुआ था। घर में काले काले निशान दीवारों पर उभरने लगे थे। वो काले निशान ऐसे थे जैसे सीलन के हों, लेकिन हमारे घर में पहले सीलन थी नहीं। एक ही रात में जैसे सीलन आ गई हो। मैं उस बाबा के पास गया था पूछने के लिए, आखिर घर में ये सीलन कहाँ से आ गई। उसने कहा था, काला जादू जिसकी काट मैंने की है, असर धीरे धीरे घर पर होता ही रहेगा। तुझे इंतजार करना होगा, समय के साथ सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। अगला दिन बिल्कुल सही से गुजरा था। कई जगह जो सीलन आई हुई वो काले काले निशान से थे। उसकी अगली रात वो सीलन बढ़ने लगी थी और मेरे बेडरूम में सबसे ज्यादा सीलन आ रही थी। छत पर भी काले काले निशान, और ये जो निशान थे ना, ऐसा नहीं था किसी खास जगह सीलन आई हो, जैसे कोई छोटी छोटी लाइन दरार की तरह, जैसे आसमानी बिजली गिरती है ना, उस तरह से लाइन बनते हुए वो काली काली लाइंस आगे बढ़ रही थी। वो सीलन आगे बढ़ रही थी, निशान बन रहे थे भयानक भयानक से। और उस रात मुझे भयानक सपना आया, जैसे कोई काला सा आदमी, उसकी आंखें नहीं थी, आंखों की जगह जैसे बड़े बड़े पत्थर चिपके हुए चमकदार से वो अंधा काला आदमी मेरा पीछा कर रहा। उसके शरीर पर खून ही खून था, जहां पर वो पैर रखता खून के धब्बे पड़ते चले जाते। वो मेरे पीछे भाग रहा। उस रात सपना इतना भयानक था वो टूटने का नाम नहीं ले रहा। उस भयानक सपने में बहुत लंबा सफ़र तय किया, बचता रहा, डरता रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली थी, मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। बुखार चढ़ चुका था मुझे, 102 बुखार हो गया था, और सिर्फ डर के कारण।
दवाई खाई थी, अपनी बीवी को बताया था। उसके बाद मैं बाबा के पास चला गया। उस बाबा ने कहा था थोड़ा तुम्हें सहना होगा, कुछ दिन और सहना होगा, उसके बाद बिल्कुल सही हो जाओगे। डरने की कोई खास बात नहीं है। अगर तुम ज़्यादा डरते रहोगे फिर परेशानी बढ़ सकती है। दिमाग से निकाल दो, किसी को बताना मत। उस बाबा ने जब ये बात कही थी ना, किसी को बताना मत, मुझे शक सा होने लगा था। कुछ गड़बड़ तो हो रही है। मेरे घर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और वो कह रहा है किसी को बताना मत। वो पूरा दिन मैं लोगों से पूछता रहा था मैं किसके पास जाऊं। जान पहचान वाले लोगों ने उस बाबा की बात बताई। मैंने कहा नहीं, उसके अलावा कोई और, कोई खास इंसान। तब जाकर मुझे एक और ऐसे तांत्रिक के बारे में पता लगा था। वो शहर के बाहर शमशान घाट में आसपास नजर आता है। बैठता है शमशान घाट में, लेकिन रात को किसी को दिखता नहीं। कहते हैं शमशान घाट में जाता है, बाद में नजर नहीं आता। जैसे अपनी समाधि जमीन के अंदर कहीं लेता है, अपनी कब्र बना लेता है और सुबह उठ खड़ा होता है। ढूंढना पड़ता है उसे। वो रात मैं घर के बाहर था, मेरी बीवी और मेरी बेटी घर में ही थे। मैं उन्हें कहकर आया था अपने कमरे से बाहर मत निकलना। उसके बाद शमशान घाट में मैं उस तांत्रिक को ढूंढता रहा। लगभग 12 बजे तक मैं तांत्रिक को आवाज़ें लगाता ही रहा था। उसके बाद भी वो तांत्रिक मुझे मिला नहीं था। 4 बजे के करीब मैं वहीं पर था, लेकिन वो तांत्रिक की कोई आवाज़ नहीं। मिट्टी खुरचने की आवाज़ें आने लगी, जैसे मिट्टी फाड़ कर वो तांत्रिक निकला था। ऐसी जगह जहाँ मिट्टी बिछाई नहीं गई, जैसे अपने आप मिट्टी में चला गया हो और मिट्टी खोदकर ज़मीन से बाहर निकला। मुझे देखते ही कहने लगा था, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं है ये समय शमशान घाट में पांव रखना बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। क्या पता कोई प्रेत तुम्हारे पीछे पड़ जाए। मैंने कहा कोई प्रेत पड़ जाएगा, आप उससे निपटारा कर देंगे ना, लेकिन जो मेरे घर में हो रहा है उसका निपटारा नहीं हो रहा। बहुत बहुत घटनाएं हो रही हैं, बड़ी भयानक। तब उस तांत्रिक ने कहा था, तुम्हारा चेहरा बयां कर रहा है, बड़ी परेशानी में हो। भूत की बात से जरा भी नहीं डरे। शायद परेशानी ज़्यादा बड़ी है, मुझे तुम्हारे साथ चलना ही होगा। मैंने चलते चलते उस तांत्रिक को बहुत सारी बातें बताई थी घर में जो हो रही, और तांत्रिक कहने लगा था जल्दी जाना होगा, हमें जल्दी जाना होगा। वो गाड़ी तक पहुंचे थे हम। उसके बाद मैंने गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार में चलाई थी, क्योंकि वो तांत्रिक कह रहा जितना तेज़ चला सकते हो चलाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारी बेटी घर में है, कोई उसे और बचा नहीं पाएगा अगर कुछ गलत हो गया। जब हम घर पहुंचे थे, जल्दी से भागकर मेरे बेडरूम में हम पहुंचे। मेरी बीवी चीखने की कोशिश कर रही, लेकिन चीख नहीं पा रही। दीवार से उसकी पीठ चिपकी हुई थी, जैसे किसी गोंद से चिपका दी गई हो, जबकि मेरी बेटी जमीन पर बैठी हुई जैसे साधना कर रही हो, आंखें बंद की हुई थी। मेरी बीवी के होंठ नहीं खुल पा रहे थे, उसके होंठ भी जैसे चिपके हों। आंखों से इशारे कर रही, मुझे बता रही, अपने हाथों से इशारे करते हुए मुझे कह रही बेटी को देखो। और तब उस तांत्रिक ने भी मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए थे। पता नहीं हाथ में क्या था, वो सिंदूर जैसा मेरी बीवी के माथे पर मारा था। वो दीवार से चिपकी हुई ठीक हो गई थी, होंठ खुल गए, और मेरी बीवी कहने लगी पता नहीं घर में परछाई सी है जो पकड़ रही है, परछाई है, कुछ करने नहीं दे रही, और हमारी बेटी के साथ देखिए क्या हुआ है। तब उस तांत्रिक ने मेरी बेटी के सर पर हाथ रखा था, और उसके बाद जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो, पीछे गिर गया, और फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा था इसे अपने कब्जे में लिया गया है, इसे वश में किया गया है, ये जैसे किसी के वश में है। मैं उसके बाद रोने लगा था, उस तांत्रिक को कहने लगा था बचाइए इसे। तब तांत्रिक ने कहा था वशीकरण हुआ है, यहाँ साधारण काले जादू का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इस घर पर वशीकरण का इस्तेमाल किया गया है। तब वो तांत्रिक बाबा ने मेरी बेटी के इर्द गिर्द सफ़ेद रंग का एक जैसे चावल नुमा कुछ पदार्थ सा फेंका था। मुझे नहीं पता, वो कण से बने हुए थे, चावल जैसे लग रहे लेकिन गोल गोल थे। फिर वो कहने लगा था तुम्हारी बेटी सुरक्षित है, कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वशीकरण से इसे बाहर करना होगा। मैं समझ नहीं पा रहा इस घर पर इतना भयानक वशीकरण कैसे हो गया, क्या हो रहा है, कौन पड़ा है तुम्हारे पीछे। जब उस तांत्रिक ने ये शब्द का इस्तेमाल किया था, मैंने उसे पूरी बात बता दी थी। इस तरह से एक तांत्रिक था, चमड़े के कपड़े पहने हुए घर में आया था और वो घर मांग रहा था। उसके बाद से ये सब हो रहा है।
तब उस तांत्रिक ने कहा था, बुरे तांत्रिक, यही सबको बदनाम करते हैं, बुरे तांत्रिक। उसने अपनी शक्तियों को असीम सीमा तक पहुंचा दिया होगा, उसके बाद ये सब करना उसे जायज लग रहा है। क्या कारण है? तांत्रिक तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं इस दुनिया से बाहर की तरफ जाने के लिए। वो इस भौतिक चीज को पाने के लिए ऐसे वशीकरण का इस्तेमाल कर रहा है। पागल तो नहीं हो गया वो? उसके बाद वो तांत्रिक मुझसे पूछने लगा था, वो वाला तांत्रिक कब कब घर आता है? तंत्र विद्या का इस्तेमाल अजीब तरह से करना पड़ता है। किसी को वश में करने के लिए वशीकरण एक पेड़ा या लड्डू या कोई छोटी चीज खाने वाली उसके साथ किया जाता है। उसने कब दिया तुम्हें खाने वाली वो चीज? कब दी? तुम्हारी बच्ची को खाने वाली चीज कब दी? मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया। वो बस घर के अंदर आया था, उसके बाद मैंने उसे बाहर भगा दिया था। उसने बस मेरी उंगली में कुछ चुभो दिया था, जैसे कोई सुई जैसी चीज। तब उस तांत्रिक ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, कौन सी उंगली? कौन सी? मैंने वो वाली उंगली आगे की। उसने वो उंगली अपने माथे पर लगाई थी। उसके बाद पीछे जाकर गिरा और कहने लगा, ये क्या? ये पागल हो गया है, ये पागल है, ये पागल क्या कर रहा है? मैंने उस तांत्रिक से पूछा, किसकी बात कर रहे हो? किसे पागल पागल कहे जा रहे हो? उसने कहा, ये तांत्रिक ने किसी पेड़े से, किसी खाने वाली चीज से वशीकरण करने की कोशिश नहीं की है। तुझे अपने वश में करके अपनी आत्मा को तेरे शरीर में डालने की कोशिश कर रहा है। वो इस दुनिया में, इस घर में नहीं आता, बल्कि इसके प्रतिबिंब दूसरी दुनिया में इस घर में आता है। वशीकरण वहां से कर रहा है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर वो तांत्रिक कह क्या रहा है। फिर उस तांत्रिक ने मुझे शुरू से बताया था, जब भी किसी पर वशीकरण करना हो, उससे अपनी कोई बात मनवानी हो, उसकी चीज हड़पनी हो, जैसे तुम कह रहे हो तुम्हारा घर चाहता है वो, उसे किसी को कुछ खिलाना पड़ता है। उसके बाद वशीकरण होने लगता है। इसमें काफ़ी समय लगता है, बार बार चीज़ें खिलाते रहना पड़ता है, फिर वश में आने लगता है वो इंसान। फिर उससे कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा वश में करना हो, आसपास की चीज़ों को इस्तेमाल में लाना हो, पूरे परिवार को अपने कंट्रोल में करना हो, तो उस इंसान के अंदर अपनी आत्मा भी डाली जा सकती है। लेकिन वो आसान काम नहीं। वो ज़्यादातर काम कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें खुद की मौत के बहुत चांस होते हैं। मान लो तुम्हारे यहाँ किसी को वश में करना हो, यहाँ आना पड़ेगा, खाने की चीज़ों में वो चीज़ें मिलानी पड़ेंगी। तुम कह रहे हो ऐसा तो कोई कर नहीं सकता। इसके बाद दूसरा तरीका है तुम्हारे शरीर के खून को लेना, जो वो ले चुका है, सुई चुभोकर। तुम्हारे खून का इस्तेमाल किया तुमसे जुड़ने के लिए। फिर उसे पता है तुम कहाँ हो, लेकिन वो तुम्हारे घर में आता है, इस दुनिया में नहीं, दूसरी दुनिया में। जैसे यहाँ सब कुछ है, वैसे ही इसका प्रतिबिंब बनता है दूसरी दुनिया में, जिसे प्रेतों की दुनिया कहा जाता है। और वो तांत्रिक अपने शरीर को उस दुनिया में ले जाकर वहाँ से वशीकरण कर रहा है। तभी मुझे लगा, कौए अपने आप घर में क्यों आ रहे हैं? छिपकली अपने आप क्यों आ रही है? आखिर ऐसी शक्तियाँ तुम्हारे घर में कर क्या रही हैं? और ये सीलन कैसे आई? ये सीलन लाने के लिए तुम्हारे घर में उसे आना पड़ेगा, गुड़िया छोड़कर जाना पड़ेगा। मैंने तब दूसरे तांत्रिक की बात बताई। अरे वो तांत्रिक ने यहाँ काले जादू की काट बताई थी। तब इस तांत्रिक ने कहा, गुड़िया कहाँ है? गुड़िया कहाँ है? मैंने उसे गुड़िया का रास्ता बताया। उस गुड़िया के पास पहुंचते ही वहां काले साए गुड़िया की सुरक्षा कर रहे। वो तांत्रिक ने कहा था, ये गुड़िया, ये जो तांत्रिक या बाबा, ये भी उससे मिला हुआ है। तेरे घर में गुड़िया ला दी, तेरे घर को पूरी तरह से वश में करने के लिए सब कुछ किया है उसने। अब तुझे बचाना मेरा फर्ज है। उस गुड़िया को पकड़ने के लिए तांत्रिक के शरीर पर कई जख्म हो रहे, लेकिन उस तांत्रिक ने उस गुड़िया को आग अपने नाखूनों से लगा दी थी। उसके नाखून पे लगे वो छोटे छोटे दाग आग में बदलते गए और उसे छोड़ छोड़ कर गुड़िया पर वो मारता रहा। वो परछाइयाँ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई। उसके बाद उस गुड़िया को जलाकर वो सीलन अपने आप झड़ने लगी और तांत्रिक ने कहा था, अब तुम्हारी बेटी को बचाना है, तुम्हें बचाना है। वो दूसरी दुनिया में तुम्हें अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा होगा। तुम्हारी बेटी को शायद वो उस दुनिया में ले जा चुका है। तुम्हारी बारी है। वो जैसे ही तुम सोओगे, सपने में आकर तुम्हें खींच कर ले जाएगा। उसके बाद दोबारा उठ नहीं पाओगे। तुम्हारे शरीर में वो उठेगा, जो करना चाहता है करेगा। तुम सोच सकते हो वो क्या क्या कर सकता है। मैंने उस तांत्रिक को कहा था, मुझे बचा लीजिए। तब उस तांत्रिक ने कहा था, ये
मेरा फर्ज है, अब उसे मारना भी मेरा फर्ज है। जिस तरह से अगर कोई खास इंसान किसी खास कम्युनिटी से जुड़ा हो वो सबको बदनाम करेगा, सबका फर्ज बनता है उसे रोकना, उसी तरह एक बुरे तांत्रिक को रोकना मेरा फर्ज है, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं उस तांत्रिक के सामने गिड़गिड़ाने लगा था। मेरी बीवी भी बेहोश हो गई थी और मेरी बीवी तड़पती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने जहर दे दिया हो, मुंह से झाग निकल रही। उस तांत्रिक ने कहा था, ज़्यादा समय नहीं है, वो यहाँ पर मौजूद है, वो कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, वो मार देगा सबको, जल्दी बैठो इस कुर्सी पर। मैं सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मुझे अपनी बीवी नजर आ रही, मुंह से झाग निकल रही। मैं कह रहा था इसे अस्पताल ले जाना होगा, किसी ने जैसे जहर दे दिया है। उसने कहा जहर नहीं दिया है, वो इसका गला घोंट रहा है। रुक रुक, जल्दी से बैठ यहाँ। मैं वहाँ बैठा। उसने मेरी वो उंगली पकड़ ली जिसमें वो तांत्रिक ने सुई चुभोई थी। फिर वो मंत्र पढ़ने लगा और कहने लगा, तुझे नींद आ रही होगी, सोने की कोशिश कर, आंखें बंद कर, नींद जल्दी आएगी। मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है, डरना मत, तू अकेला नहीं है। वहीं कुर्सी पर मैं बैठा हुआ था। अचानक आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा। ऐसा लग रहा था मैं इस कमरे में तो हूँ, लेकिन सब गायब हो गए। मैं जैसे अकेला रह गया था। मैं इधर उधर झांकने लगा था। बिल्कुल इस कमरे जैसा कमरा, लेकिन बेड बिल्कुल काला, चारों तरफ पपड़ी उतर रही, दीवारों के ऊपर जैसे किसी ने काली खम्मल रखी हो और निशान बनाए हो डरावने डरावने, जैसे शैतान के निशान बना रखे थे दीवारों पर। तभी मुझे अपनी उंगली पर महसूस होने लगा किसी ने पकड़ रखी हो। मैं जरा सा खींचने की कोशिश करता, वो तांत्रिक का हाथ नजर आता। मेरे कान में गूंजती हुई वो आवाज भी मुझे साफ सुनाई दे रही, खींच मत हाथ, मैं तेरे साथ ही हूँ, डरना मत। ऐसा लगना चाहिए तू अकेला है, तू अकेला लगना चाहिए। समय आने पर मैं तेरी मदद करूंगा। ये तेरा घर है, ढूंढने की कोशिश कर वो कहाँ पर है। तेरी बीवी, तेरा बच्चा, उसकी आत्मा को वो नोचने की कोशिश कर रहा होगा, ढूंढ उसे। मैं भागने लगा अलग अलग कमरों में। नीचे वाले कमरे में जैसे ही मैं पहुंचा, मुझे नजर आने लगा वो तांत्रिक छत से उल्टा लटका हुआ, मेरी बेटी भी जैसे उसके हाथ में, मेरी बीवी की गर्दन उसने जकड़ रखी जैसे गला घोंट रहा हो। आत्मा सी नजर आ रही, लेकिन वो तांत्रिक का पूरा शरीर उल्टा छत से, जैसे गुरुत्वाकर्षण उल्टा हो। कमरे में मैं पहुंचा था तो छत पर जा गिरा था। सच में गुरुत्वाकर्षण उल्टा था। मुझे देखते ही वो तांत्रिक कहने लगा, तेरा ही इंतजार था, आखिरकार तू आ ही गया। आजा, अब तुझे मेरे काबू में रहना होगा। तेरी आत्मा को काबू में करूंगा, तेरा शरीर चाहिए मुझे। मैं तुझ पर दया करूंगा, ज्यादा दर्द नहीं दूंगा तुझे। जैसे ही मैंने हाथ आगे बढ़ाया, उसने मेरी बीवी को छोड़ दिया, मेरी बेटी को छोड़ दिया। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, मैंने खींचा हाथ उस तांत्रिक का। वो तांत्रिक जैसे वहां प्रकट हो गया, एक छोटे से छेद से निकल कर आया। सामने वाला तांत्रिक घबरा गया। उस तांत्रिक ने जो मेरे साथ था कहने लगा था, तू ये बुरी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तंत्र विद्याओं में किसी इंसान के शरीर के साथ वशीकरण के इस्तेमाल से बुरा करना गलत है, हम इसे गलत मानते हैं। तू जिंदा शरीर के साथ ये नहीं कर सकता, तुझे सजा भुगतनी होगी। सामने से वो तांत्रिक भी कह रहा, नहीं, इसका शरीर ज़रूरी है, इसका शरीर, ये बहुत अमीर है, मेरे साथ आ जाओ, ये बहुत अमीर है, धन की ज़रूरत नहीं होगी, हम उस दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों को खरीद सकते हैं, इसके पास बहुत धन है, मेरी बात मान लो। हम वो पा सकते हैं जिसे पाने की चाहत होती है, लेकिन धन की कमी के कारण शमशान घाट में हमें छिपना पड़ जाता है। आ जाओ मेरे साथ। मैं घबराया हुआ, मेरे साथ वाला वो तांत्रिक आगे कदम बढ़ाने लगा था, मेरी तरफ मुस्कुराने लगा था और मुझे लगा मैं मरा, उसने तो फंसा डाला। लेकिन मेरे साथ वाले तांत्रिक ने आगे बढ़ते ही उसके सर को पकड़ा और मंत्र पढ़ने लगा। वो तड़पने लगा था। मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया, मैं पीछे हटने लगा और तब उस तांत्रिक ने कहा था, नींद से उठ जा, दीवार से जाकर टकरा, तेरी नींद खुल जाएगी, जल्दी कर, नींद से उठ। इस
दुनिया में ही सपने में मरने की कोशिश कर, तेरी नींद झटके से खुलेगी। मैं आता हूं अभी, बस मेरा हाथ मत छोड़ना। मैं दीवार पर टकराने लगा। मैं ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। छलांग लगाई नीचे, जैसे सपने में छलांग लगाई जाती है। मुझे अपना घर तो नजर आ रहा था, आसपास अंधेरा। जैसे ही जमीन को छुआ मैंने, नींद खुली मेरी बेटी मेरे सामने, मेरी बीवी मेरे सामने, रो रहे दोनों। मैंने उस तांत्रिक का हाथ पकड़ा, मैं उसे छोड़ नहीं रहा था। लगभग 20 मिनट बाद वो तांत्रिक के शरीर पर कई जख्म अपने आप उभरने लगे थे। फिर तांत्रिक को होश आई और वहां बैठकर कहने लगा, पानी लाओ, मुझे पानी ला कर दो। मैंने पानी लाकर उसे दिया था। पानी पीकर वो कह रहा, जल गया वो, उसी पेड़ के साथ जल गया वो, और उसका साथी तांत्रिक भी। कहाँ था वो? तुमने बताया था ना, पेड़ के नीचे बैठा होता था। दोनों जल गए। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। मैं कमजोर था, हार गया, लेकिन उसने जो मंत्र पढ़े उसका असर उल्टा उस पर हो गया। वो जल गया और अपने साथ उस तांत्रिक को भी भस्म कर दिया। मुझे पता था आप तंत्र विद्याओं का इस्तेमाल बुराई के लिए करोगे तो गलती तो कर ही दोगे। भगवान हमेशा आपसे गलती करवाएगा अगर आप बुराई के साथ हैं। उसने यही गलती फिर से कर दी, मारा गया। वो तांत्रिक उसके बाद वहां से चला गया था, कहकर गया था कोई मदद की जरूरत हुई मदद मांगने आ जाना मेरे पास। लेकिन जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं लिया उसने मुझसे। असली तांत्रिक को किसी भौतिक चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो किसी की मदद अपनी मर्जी से करते हैं। लेकिन सच्ची खबर थी वो, अपने आप वो तांत्रिक मारा गया, शरीर जल गया, जैसे वो पेड़ के नीचे जला हुआ मिला था जिसने मुझे धोखा दिया था। इसके बाद एक तांत्रिक और, जिसके मरने की खबर आई, शमशान घाट में उसके शरीर को अपने आप आग लगी थी। छिपा हुआ था वो, कई लोगों के साथ उसने बुरा किया था, लेकिन शक्तिशाली था। मेरे घर की सीलन भी खत्म हुई, छिपकलियां भी नजर आती हैं, लेकिन पागलों की तरह काटने की कोशिश नहीं करती। मेरी बीवी आज भी डरती है, लेकिन मैं नहीं डरता। कहते हैं ऐसी शक्तियों से डरना नहीं चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए। कभी कभी उस तांत्रिक से मिलने जाता हूं मैं, कहता है मुझे कोई परेशानी तो नहीं कह देता मैं हर बार, क्योंकि छोटी मोटी परेशानियां तो होती ही रहती हैं। जिंदगी की परेशानियों से हमें खुद लड़ना होता है, लेकिन कभी कभी कोई वशीकरण कर दे तो मुकाबला करना हमारे लिए भी जरूरी होता है। मैं भी अब वशीकरण पर यकीन करने लगा हूं। ये ऐसी बुरी शक्ति है किसी को वश में करना। वशीकरण के कई रूप होते हैं, शायद इस कहानी से एक रूप के बारे में आप समझ पाए। कभी बताऊंगा एक और रूप भी होता है, सिर्फ वश में करना, शरीर में आत्मा लेकर आना ही नहीं, उससे भी बहुत बुरा किया जा सकता है।